हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आपके हरियाणा ग्रुप डी और सीईटी मेंस के जो पेपर में आपका जो साइंस रहेगा। ग्रुप डी में तो ऑब्वियसली अलग से ही साइंस दी हुई है 15 नंबर की। ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं तो देखो जीके जीएस में हमारे सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो हो सकता है कि साइंस का क्वेश्चन पूछ ले। अदरवाइज़ आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो साइंस इक्वली इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। इवन अगर आप चंडीगढ़ जेबीटी टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे एसिड और बेस से रिलेटेड, और पीवाईक्यू मैं आपको कराऊंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में थ्योरेटिकल पार्ट करा देती हूँ। ये आपको जो हमारी साइंस की बुक है ना एनसीईआरटी, उसमें कंप्लीट चैप्टर मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला है। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। एक ना पीएच आपका स्केल होता है, रिएक्टर स्केल, पीएच स्केल। इसमें ना 7 जो वैल्यू होती है उससे उधर वाले जितने होते हैं 7 to 14 तक वो सारे बेस होते हैं, और इधर वाले जो होते हैं वो सारे एसिड होते हैं। एक एक चीज़ पता लगेगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें अम्ल कहा जाता है। अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो लैटिन शब्द के एसिडस से हुई। मोस्टली जितने भी वर्ड हैं वो आपके लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसका मतलब आपके जो एग्जाम्पल हैं, सिरका खट्टा होता है। सीट्रस फल मतलब जिसमें थोड़े जूसी जो फ्रूट होते हैं और खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इनमें सिट्रस एसिड होता है। बाकी मैं आपको बताती चलूँगी। अम्ल के प्रकार होते हैं, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ होते हैं वीक एसिड। देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनको हम इनटेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एसिड का आपको पता है ना, तेजाब का काम करता है, जला देता है स्किन को। वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं उनको प्रबल अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोराइड ये हमारे पेट में भी तो पाया जाता है, 1.5 pH होता है इसका। H2SO4 और HNO3 जो हमारा ये नाइट्रेट होता है। हाइड्रोक्लोराइड, H2SO4 और HNO3, इनको याद रखना। और इसको किंग ऑफ द एसिड, इसको क्वीन ऑफ द एसिड भी बोला जाता है। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जल में जो पूरी तरह से वियोजित नहीं हो पाते उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल हो गया हमारा, और CH3COOH हो गया। ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, सो डोंट वरी। सांद्र अम्ल होते हैं जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं जबकि जल कम मात्रा में होता है। और तनु अम्ल होते हैं जिनमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल ज़्यादा मात्रा में होता है। अम्लों के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले स्वाद में खट्टे होंगे और जल में विलय हो जाएंगे, घुलनशील होंगे। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये अनिल से याद रख सकते हैं आप कि अम्ल नीले को लाल कर देगा। अम्ल मतलब एसिड, N से नीला और L से लाल। अम्ल की जो प्रकृति होती है वो कोरहेसिव होती है, मतलब ये नेचर के साथ वर्क करते हैं। ये गैसेस के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि अगर हम साइंस लैब में कोई भी केमिकल रिएक्शन बना रहे हैं और गलती से अगर स्किन पर लग गया तो वो जल जाती है स्किन, अगर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अम्लों के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक तो ये धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन विद मेटल। अगर आप तांबे की धातु के साथ, मतलब तांबे के बर्तन के साथ, स्टील के बर्तन के साथ उस पर एसिड लगा के देख लिए, वहाँ से वाइट वाइट सा हो जाएगा। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातु जैसे जिंक रिएक्टिव होती है मेटल, सोडियम रिएक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम ये रिएक्टिव मेटल है। ये अम्ल जो है ये आपके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं, H2 छोड़ते हैं, ये हाइड्रोजन ज़रूर छोड़ेंगे। अम्ल प्लस धातु, इसका मतलब ये जो है ये बड़ा होता है, मतलब ग्रेटर देन लवण प्लस हाइड्रोजन के। अगर आप जिंक की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, जबकि जिंक जो है वो क्या कर लेगा? SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा। समझ रहे हो मेरी बात? Zn की अगर जिंक की किसी भी एसिड के साथ, H2SO4 एक एसिड है, इसके साथ अगर अभिक्रिया करवाओगे तो आपका जो H2 है हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस जलने के साथ आपको एक पॉपअप की ध्वनि आती है, जैसे ऐसे ऐसे आवाज़ आएगी आपको। पोप टेस्ट क्या होता है? हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है
मतलब हाइड्रोजन गैस है उस परख नली में, और आप उसके पास एक कैंडल लेके जा रहे हो तो पोप की ध्वनि आएगी। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे ये रिएक्शन करेगा, मतलब रिएक्शन विद मेटल और रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन। अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट और आपके धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल की अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो जो हमारा सॉल्ट होगा वो अलग निकलेगा, CO2 अलग निकल जाएगी और H2O जल जो है वो अलग निकल जाएगा। धातु हाइड्रोजन प्लस कार्बोनेट प्लस अम्ल की अगर अभिक्रिया करवाएंगे, वही बोला है। नेक्स्ट अगर देखो ये हमारी जैसे ये हो गई CaCO3 प्लस 2HCl, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देख लीजिए कैसे इन्होंने बोला है कि धातु हाइड्रोजन और कार्बोनेट प्लस अम्ल, अम्ल होता है HCl और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट CaCO3। तो अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो जो Ca है वो Cl के साथ रिएक्शन करेगा, CaCl2 ये लवण के रूप में बाहर निकलेगा। फिर आपका H2O लगा लो पहले या CO2 लगा लो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल निकल जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया होगी तो देखो CaHCO3 की अगर अभिक्रिया है 2HCl के साथ तो Ca जो है वो Cl के साथ अभिक्रिया करेगा, CaCl2 लवण तो अलग बनेंगे, प्लस 2H2O जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो अलग निकल जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग से रिलीज होगी। धातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करता है अम्ल, कुछ धातु ऑक्साइड सारिया ऑक्साइड के साथ भी जो बेस होते हैं उनके साथ भी अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे कोई भी धात्विक ऑक्साइड हो गई, मतलब जिसमें ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल होंगे, धातु हो गई आपकी Ca और ऑक्साइड प्लस अम्ल, अम्ल आपको मिलाना ही पड़ेगा एसिड इसमें, CaO प्लस 2HCl, तो Ca जो है वो Cl क्लोरीन के साथ ये क्या बना लेगा, अपनी रिएक्शन कर लेगा, प्लस यहाँ पर क्या निकल आएगा आपका CaCl2 प्लस CaCl2। यहाँ पर देखिए सॉरी ये पीछे ना आपका H2O निकलेगा यहाँ पे, मतलब लवण तो ये हो गया प्लस जल निकलेगा पीछे, तो ये गलत है। अम्लों के प्रयोग क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 कहते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, क्वेश्चन आ सकता है MCQ फॉर्मेट में। H2SO4 को लेड की जो बैटरी होती हैं उनमें यूज़ होता है, पेट्रोलियम उद्योग में जितनी पेट्रोलियम की इंडस्ट्री होती हैं उसमें, प्लास्टिक में यूज होता है, जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर हैं कृत्रिम जो रेशे हैं उनमें यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, इन सब में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो सोने और चांदी के शोधन में, जैसे बोलते हैं ना कि हम आपकी मतलब सोने की चेन को बिल्कुल चमकदार बना देंगे, उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, एसिड होता है। उर्वरक में, फर्टिलाइज़र में, आपकी मेडिसिन में, कोई भी अगर आपको विस्फोटक बनाना है, कोई भी अगर ऐसा मतलब न्यूक्लियर तो मैं नहीं कहूँगी, विस्फोटक अगर कोई भी बनाना है आपको बॉम्ब से रिलेटेड तो उसमें नाइट्रिक अम्ल का काम यूज़ होता है। नाइट्रिक अम्ल को शोरे का अम्ल कहा जाता है क्योंकि इसे KNO3 से बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप, इसका दूसरा नाम है शोरे का अम्ल। शार्क क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, देखो वो खट्टे होते हैं अम्ल खाने में, इनका थोड़ा सा कड़वा स्वाद होता है, जो लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा, वो हमने अनिल से याद किया था, ये हमारे शार्क हैं, तो आप इसको लाल लिटमस को क्या कर सकते हो, नीला कर सकते हो, BLN। अनिल याद रख लेना, ये ऑटोमेटिक इन्वर्स होता है उसका, तो याद रह जाएगा। शार्क कहलाते हैं साबुन। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि शार्क वो चीज़ें होते हैं जिनको टच करने पर सोपी फीलिंग होती है, मतलब हाथ चिपचिपे हो जाते हैं या ऐसा लगता है कि हाथों में साबुन रह गया है। ये जल में घुलनशील होते हैं, एल्कलाई होते हैं, सभी शार्क होते हैं, किंतु सभी शार्क नहीं होते। क्या कहा है कि आयन के आधार पर शार्क को दो भागों में बांटा गया है। आयन आपके कैटायन और एनायन आपको पता भी होगा, एक पे पॉजिटिव साइन और एक पे नेगेटिव साइन। प्रबल शार्क कौन से होते हैं, वे शार्क जो जल में पूरी तरह से घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन हमें देते हैं। उसमें क्या निकली थी आपकी H2O वाटर निकल रहा था, आपका लवण बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, पॉपअप की आवाज़ आ रही थी, इसमें आपके आयन बनेंगे, वे प्रबल शार्क होते हैं। जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, BaOH2 हो गया, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। दुर्बल जो शार्क होते हैं, वीक बेस जो होते हैं, ये जल में पूरी तरह से विलय नहीं होते, जैसे AlOH3 हो गया, ठीक है,
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH हो गया, ये हमारे दुर्बल क्षारक हैं। क्षारकों के कुछ गुण होते हैं, जैसे एक तो ये स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान हमें लगते हैं, चीकने हैं। अम्लों के समान क्षारकों की प्रवृत्ति भी संक्षारक होती है और यह प्रवृत्ति अम्लों की तुलना में कम होती है। इसके कुछ रासायनिक गुण हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, ये याद रखिएगा। प्रबल क्षारक जो होते हैं वो सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। क्षारकों को धातु पात्र सक्रिय धातु में नहीं रखा जाता, तो वो रिएक्शन कर लेंगे अगर रख लिया तो। अगर किसी क्षारक की आप धातु के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हो तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अगर Zn की आप 2NaOH की, मतलब Zn हमारी धातु हो गई जिंक और 2NaOH हमारा क्षार हो गया, अगर इसकी आप रिएक्शन करा रहे हो तो जो हमारा सोडियम है वो जिंक के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो अलग से रिलीज कर देगा। ऐसे ही जो एल्युमिनियम है अगर उसकी NaOH के साथ करा रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये 2H2 मतलब ये यहाँ पे क्या करेगा, 2NaAl3 जो हमारा रिएक्टिव है वो रिएक्टिव के साथ अभिक्रिया बनाएगा, लवण बना लेगा आपका 2NaAlO3 और 3H2 आपका हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगा। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को सोडियम एल्यूमिनेट भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ये नोट है आपके लिए। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, अगर कोई मतलब नॉन मेटल है, क्षारक अधातु ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति को क्या करती है, सिद्ध करती है। मतलब अगर कोई भी क्षार हो गया उसकी अधातु के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो और यहाँ से ऑक्साइड है तो इसमें लवण बनेगा और आपका H2O बाहर निकलेगा। CO2 की अगर CaOH2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो CaCO3 बन जाएगा आपका और H2O ये रिलीज करेगा। क्षारक अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अम्ल के साथ अगर कोई भी बेस अगर कर रहे हो तो वो उनके प्रभाव को कम कर देगा या नष्ट कर देगा और हमारा क्या बनाया जाएगा, लवण और जल बन जाएगा। अगर आप 2AlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओगे तो Al2SO4 3 और 6H2O जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो बाहर निकाल देगा। आपको इतना जानने की ज़रूरत है नहीं, बेसिकली ये रिएक्शन मत करना, सिर्फ सिंबल याद रख लेना। प्रबल क्षारकों को जल में विलय करने पर ये पूर्णतः आयनित होकर जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसके अपोजिट जो हमारे वीक जो बेस होते हैं वो जलीय विलयन में प्रबल क्षार की अपेक्षा कम आयनित होते हैं। ऑब्वियसली जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। नेक्स्ट है NH4OH प्लस H2O, ये रहने दो। कुछ क्षार गर्म करने पर भी क्षारीय ऑक्साइड और जल में विघटित हो जाते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी हीट करोगे तो वो क्या करेंगे, MgO, देखो मैग्नीशियम ने ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लिया और H2O को बाहर निकाल दिया, ठीक है, जल में विघटित हो जाते हैं। ओके, क्षारकों के कुछ उपयोग होते हैं। एक तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसे AlOH3 कहते हैं, इनका वस्त्र और प्रति अम्ल आंट एसिड में यूज़ किया जाता है। आंट एसिड मतलब अगर मान लो कहीं पे सूजन आ गई है, ठीक है, या फिर आपको एसिड का क्या करना है, थोड़ा सा उसका प्रभाव कम करना है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं आप, और वस्त्रों के लिए भी। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ वस्त्र और प्रतिअमल में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसे NH कहते हैं, इसका यूज़ होता है क्लिनजिंग एजेंट के लिए और अमोनिया लवण बनाते हैं, ठीक है जी, क्लिनजिंग के लिए यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका यूज़ हम साबुन के लिए और जो हमारा धोने का पाउडर होता है उसके लिए। रेयोन एक प्रकार का आर्टिफिशियल फाइबर है, उसके निर्माण में भी आपका क्या होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। और कागज़ बनाने में और आपकी लुगदी बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो चमड़ा के जो उद्योग होते हैं, लेदर के जो हमारी इंडस्ट्री हैं, और खारे पानी को मतलब सॉफ्ट बनाने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। हमारा जो टूथपेस्ट होता है, जो कॉलगेट हम करते हैं, वो थोड़ा सा ना नमकीन सा होता है। इसी कारण ये दांतों के चारों ओर अम्ल के जो आधिक्य होता है, अम्ल जो होता है हमारे दांतों के चारों ओर, उसको न्यूट्रल कर देता है।
अम्ल और क्षार के बीच क्या अभिक्रिया होती है? अम्ल क्षार और धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण होता है। लवण व जल बनने की यह अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लो आपका जो HCl है वो एक एसिड है, NaOH आपका बेस है, तो Na जो हमारा सोडियम है वो क्लोरीन के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा और H2O वाटर की फॉर्म में अलग निकल जाएगा। प्रबल अम्ल को जल में विलय करने पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसे ऊष्मा कहते हैं, हीट निकलती है। अतः प्रबल अम्ल को तनु करने के लिए सदैव अम्ल को धीरे धीरे मिलाना चाहिए। मतलब अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको थोड़ा हल्का करना है तो धीरे धीरे मिलाओ, जल को अम्ल में नहीं, क्योंकि जल नहीं डालना अम्ल में, जल में अम्ल नहीं डालना, अम्ल में जल डालना है। ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं, अम्ल डालना है जल में, जल को नहीं डालना अम्ल में, क्योंकि यह अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, जिस कारण अम्ल में जल मिलाने पर अम्ल उछल कर गिर सकता है और आपको हानि पहुंचा सकता है। मतलब आप कभी भी ना वाटर ऐड नहीं कर सकते एसिड में, एसिड को ऐड करना है आपको वाटर में, वो भी एक प्रोसेस के साथ। अगर उसने रिएक्शन कर दी तो एकदम आपका फेस भी जल सकता है। किसी अम्ल या क्षारक को जल में विलय करने के पश्चात प्राप्त जो आपका विलयन होता है उसमें विद्युत का चालन होता है। ऑब्वियसली जहाँ से हीट निकलेगी आपका विद्युत का चालन होगा, कंडक्टर होगा, सुचालक होगा बिजली का, क्योंकि अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन में मुक्त जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयन्स होते हैं, वो उपस्थित होते हैं। अम्ल और क्षारक अपने जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण ही क्या करते हैं? विद्युत का प्रवाह करते हैं। सभी जो बेस होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते, केवल जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको ही क्षार कहा जाता है। अम्ल या क्षारक पर तंतुता का प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन होता है एसिड और बेस पर। अम्ल या क्षार को जल में मिलाना ही डाइल्यूशन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप प्रति इकाई आयतन में H3O और OH- आयन की सांद्रता में कमी होती है और इसे ही क्या कहते हैं? तनुता कहा जाता है। अम्ल और क्षारक दोनों ही जल विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। वे पदार्थ जिनका अनुमापन या टाइट्रेशन में उदासीन बिंदु या अंतिम एंड पॉइंट को निर्देशित करने के लिए किया जाता है वो सूचक होते हैं। अम्ल क्षारक वो पदार्थ है जिनका अम्लीय और क्षारीय विलयन में रंग अलग अलग होता है। एसिड में आपका क्या होगा? नीले से लाल हो जाएगा, बेस में आपका लाल से नीला हो जाएगा। ये विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रण और हाइड्रोक्साइड OH- सांद्रण pH मान के परिवर्तित होने की सूचना पे अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल और क्षारक अनुपामनों में सामान्यतः 3 सूचक होते हैं, एक लिटमस, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोल्फ्थालीन। हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पुटेनिया, जेरेनियम, ये फूलों की जो पत्तियां होती हैं सूचक के रूप में होती हैं। हल्दी का जो रंग होता है वो भूरा, वो क्यों हो जाता है? क्षार के माध्यम से हो जाता है। कड़वी भी तो होती है ना खाने में। ये कुछ प्राकृतिक सूचक हैं, जैसे आपका देखो अगर आपका लिटमस है और उसमें आप अम्ल में डाला है तो वो लाल को नीला करेगा। अगर लाल पत्ता है आपके पास और अम्ल में डाला है तो लाल, और क्षार में डाल दिया तो हरा हो जाएगा। हल्दी के ऊपर अगर आपने एसिड डाल दिया तो पीली हो जाएगी, और क्षार में अगर डाल दिया, देखो हल्दी लग जाती है कई बार कपड़ों पर, खाते हुए सब्जी लग जाती है, हम उसको साबुन से धोते हैं तो लाल भूरे रंग की हो जाती है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। संश्लेषित सूचक साइंथेटिक इंडिकेटर होता है प्रयोगशाला में, ये फिनोल्फ्थालीन, मेथाइल ऑरेंज, ये वाले होते हैं। बाकी मैं आपको करा देती हूँ आपके जो PYQ हैं वो, और बोर हो गए होगे। देखो ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है, तब आप पहुँच पाओगे क्वेश्चन तक। विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल और क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले जो सूचक गंध युक्त होते हैं उन्हें सूचक कहलाते हैं। इनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम से होती है, जैसे वनीला है, प्याज है, लौंग है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं कि मतलब विभिन्न प्रकार के सूचकों को एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है जो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। इन्हें ही यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अगर जीवित प्राणी का केवल pH परासर में ही जीवित रह सकते हैं, हमारा शरीर 7.0
7.0 से 7.8 pH परास के बीच काम करता है, ये याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी। जब नदी के जल का pH अम्लीय वर्षा के कारण 5.6 से कम हो जाता है, तो देखो आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल वर्षा का pH कितना होता है, तो 5.6 होता है। डाइल्यूट वाटर जो होता है, प्योर वाटर होता है, उसका 7.4 होता है, एग्जैक्ट तो 7 ही होता है, और जो हमारा पीने लायक जो पानी होता है उसका 7.4 होता है। ऐसे ही हमारे ब्लड का होता है, ब्लड में भी थोड़ा सा हल्का सा 7.4 7.5 इतना रहता है। मृदा का अगर pH की बात करें, अगर मृदा pH 7 के निकट है तो वो सर्वप्रथम मिट्टी की प्रकृति जानने के लिए pH का परीक्षण करते हैं और इसके बाद फसल उगाते हैं। ठीक है, कई मृदा ऐसी होती है ना, क्षारीय होती हैं, वाइट वाइट जम जाता है उनके ऊपर, तो वो वाली चीज़ भी है। हमारे जो पेट में पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोराइड, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ये अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल, जब आपको ना क्या हो जाता है, अपच हो जाती है, मतलब गैस बन जाती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे क्या हो गया, रिलीज़ हो गया है, जिसके कारण पेट में दर्द और जलन होता है। इसकी बिगड़ी हुई परिसर को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बनी हुई जो भी मेडिसिन होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम औषधि के रूप में लेते हैं। ठीक है जी, आगे ये वही है, अगेन वही स्लाइड आ गई है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में बताया है, एनसीईआरटी का चैप्टर कहोगे तो वो भी मैं करा दूंगी। अब चलते हैं पीवाईक्यू पर। हाँ जी, अब आते हैं आपके क्वेश्चन। मानव रुधिर का पीएच, मतलब हमारा जो ब्लड होता है उसका पीएच ये होता है 7.4, तो थोड़ा सा बेसिक टाइप में होता है, और इसका अगर एग्जैक्ट हम माने तो 7.35 से 7.45 है, तो आप 7.4 लगा के आ सकते हैं। 7.5 दिया है तो वो भी एग्जैक्ट रहेगा, सही रहेगा। जल की स्थायी कठोरता जो होती है उसका कारण, और उसमें क्या होता है, तो उसमें कैल्शियम सल्फेट होता है, क्योंकि अगर कोई हार्ड वाटर है तो वो कैल्शियम सल्फेट के कारण है। जल में अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण उनके गुणों में परिवर्तन आता है। कठोरता दो तरह की होती है, एक होती है परमानेंट हार्डनेस और एक होती है टेम्पोरेरी। अगर परमानेंट हार्डनेस है तो उसको आप कैल्शियम कार्बोनेट सल्फेट की उपस्थिति है उसमें, इसीलिए है, और अगर टेम्पोरेरी है तो उसमें कैल्शियम और बाइकार्बोनेट है। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है तो परमानेंट हार्ड है, और कैल्शियम और बाइकार्बोनेट है तो आपका क्या है यहाँ पे, सॉरी वो फ़ोन आया था बीच में, पार्सल आया हुआ था इसीलिए, और जाना था ज़रूरी। अब देखिए, अगर टेम्पोरेरी हार्डनेस है ना तो कैल्शियम और बाइकार्बोनेट होगा और वो उबालने से ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हाँ टेम्पोरेरी, अगर आपकी परमानेंट है ना तो वो फिर ख़त्म नहीं होगी आपकी। कई जगह आपने देखा होगा, कई एरियाज़ में ऐसा होता है कि भाई वहाँ का पानी सही नहीं होता, अगर आप कपड़े धोते हो तो झाग नहीं बनते, मतलब बेस के साथ रिएक्शन नहीं हो पाती उसकी, मतलब वो बेस जो है वो उस जल को क्या होता है, जल का घनत्व नहीं कहूँगी, हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए वो विलय नहीं हो पाते। टमाटर में कौन सा एसिड होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड होता है आपका अंगूर में, आई थिंक इमली में, और फॉर्मिक एसिड होता है आपका चींटी के डंक में। ऊपर दिए भी होंगे ये चीज़ें। हाँ, ऑक्सैलिक एसिड होता है। आप मेरे को 5 मिनट दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ मैं। हाँ जी, देखिए, सिरके में होता है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल होता है आपका चींटी के डंक में, टार्ट्रिक अम्ल होता है आपका इमली हो गया, आंवला हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, सॉरी टार्ट्रिक अम्ल इमली में, आंवले में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, चाय में होता है आपका मैलिक एसिड, दही में लैक्टिक होता है, मक्खन में ब्यूट्रिक होता है और नींबू में सिट्रिक होता है। दोबारा से देख लीजिए, सिरके में एसिटिक होता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में, आंवला में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, चाय में होता है मैलिक एसिड, दही में और दूध में आपका लैक्टिक होता है, दूध में तो एसिड नहीं होता खैर, मक्खन में आपका ब्यूट्रिक होता है और नींबू में सिट्रिक होता है। स्विमिंग पूल के जल के विसंक्रमण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? अगर जल का विसंक्रमण करना है, मतलब संक्रमित है अगर वो जल और आपको विसंक्रमण करना है, तो क्लोरीन साफ कर देता है। क्लोरीन का यूज़ जो होता है वो स्विमिंग पूल और टॉयलेट को बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए होता है, जो मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें कार्बोनिक एसिड होता है, इसीलिए जब उसकी आप कैप खोलते हो ना, एकदम से गैस बाहर आती है। ठीक है। अम्ल वर्षा में क्या होता है? अम्ल वर्षा में आपका होगा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट दोनों, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हार्मफुल भी हैं। तो जल का पीएच होता है, जल का पीएच अगर 5.6 से कम हो तो हम कह सकते हैं वो जो रेन है वो एसिड रेन है, और इसके लिए सल्फर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करना है मतलब आप यहाँ से भी जानेंगे क्या क्या एसिड किस में होता है। एसिटिक जो एसिड होता है वो होता है सिरका में। टैनिक जो एसिड होता है वो चाय में होता है, मैलिक भी बोल सकते हैं। अमीनो जो एसिड होता है, अमीनो एसिड वो आपका प्रोटीन में, और लैक्टिक जो एसिड होता है वो दूध में होता है। दूध वैसे खट्टा नहीं होता, लैक्टिक एक पदार्थ पाया जाता है, लैक्टोमीटर से दूध वो मेज़र भी होता है दूध की शुद्धता, तो आप ये याद रखिएगा, हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। बफर विलन क्या होता है? बफर विलन होता है कि ऐसा विलन जिसका पीएच अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने के बाद भी अप्रवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता। इसका मतलब पीएच में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे रक्त में जो उपस्थित सीरम होता है ना हमारा, वो प्रोटीन बफर का कार्य करता है, मतलब पीएच में आपका परिवर्तन के लिए प्रतिरोध करेगा, ठीक है, उसको चेंज नहीं होने देगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बफर विलन का उदाहरण दीजिए। तो CH3COOH और CH3COONA, ये देखिए क्या होता है। बफर विलन को प्राप्त करने के लिए अक्सर जो दो अम्ल या दो क्षार, इनको मिक्स कर लो। एसिटिक अम्ल ले लो आप, और सोडियम एसीटेट का मिश्रण ले लो, मिश्रण लेना पड़ेगा। फिर बोरिक अम्ल ले सकते हैं और बोरेक्स का मिक्सचर ले सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण ले सकते हैं। मतलब एक तो दो तो अम्ल या फिर दो क्षार के मिश्रण को अगर ऐड करोगे तो वो बफर विलन होगा, वो फिर चेंज नहीं होगा। कौन सा लवण जल को अपघटित करता है? सोडियम एसीटेट जो होता है CH3COONA एक कमज़ोर लवण है, एक वीक जो सॉल्ट है वो कहते हैं, और ये जल में इजीली अपघटित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देखो पोटेशियम, सोडियम, ये तो हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, ये तो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। वायु में उद्भासित होने पर ताजे भूतल का पीएच कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो वायु की कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल में क्या हो जाती है, घुल जाती है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। शुद्ध जल उभयधर्मी होता है, अर्थात न्यूट्रल होता है। शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है, पर जल को खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो वो अम्लीय हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के साथ मिल जाता है। इसका कारण होता है वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी जल के साथ अभिक्रिया करेगी और कार्बोनिक अम्ल बनाएगी, जिससे जल अम्लीय हो जाता है और पीएच 7 से कम हो जाता है। ध्यान रखिए, वैसे शुद्ध जल हमारा 7 होता है पीएच स्केल पर और शुद्ध होता है बिल्कुल, लेकिन जैसे ही हम उसको वातावरण में छोड़ेंगे तो हमारे वातावरण में गैसेस भी हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इजीली मिक्स कर लेता है जल, ऑक्सीजन भी, और तो फिर क्या होगा कि ये अम्लीय हो जाएगा। साबुनीकरण के पश्चात विलयन से साबुन को अलग करने के लिए साधारण नमक किस प्रकार सहायक होता है? साबुन की अगर घुलनशीलता कम करनी है आपको, ए ऑप्शन, मतलब साबुनीकरण हो गया है, उसके पश्चात विलयन से आपको क्या करना है, साबुन को अलग करना है, तो साधारण नमक डाल दीजिए। कैसे? साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे स्पॉनिफिकेशन कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है। इस क्रिया में साबुन को विलयन से अलग करने के लिए नमक डाला जाता है, क्योंकि नमक जो है वो साबुन की घुलनशीलता को क्या कर देगा, आपका घुलनशीलता कम करके साबुन को डिफरेंट कर देगा, अलग अलग कर देगा। जल ना तो अम्लीय है और ना ही क्या है हमारा क्षारीय है, क्योंकि जो जल का जो पीएच होता है ना वो बिल्कुल क्या होता है हमारा, डाइल्यूट होता है, बिल्कुल फिक्स्ड होता है। ये प्रोटॉन ग्रहण अथवा दान नहीं कर सकता, उच्च तापमान पर उबलता है, समान हाइड्रोजन आयन में वियोजित होता है, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या दान नहीं कर सकता। मैंने वैलेंसी आपका बताया था कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना और लेना क्या होता है। ये जो समान हाइड्रोजन आयन है ना इसमें, उसी में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो हमारा जो जल है वो समान हाइड्रोजन आयन रखेगा, H2O मतलब जो हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रखेगा वो H2O से बनता है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, 2:1 की फॉर्म में हमारा जल बनता है। तो जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, क्योंकि ये समान हाइड्रोजन आयन में वियोजित होता है। ये हमने कल पढ़ा भी था। पानी न अम्लीय न क्षारीय, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन की समान संख्याओं में वियोजित हो जाता है। 2 बार क्वेश्चन आया। निम्न पर्यावरण प्रदूषकों में कौन अम्ल की वर्षा कराता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसकी प्रदूषक है पर्यावरण का, ऑब्वियसली ग्रीन हाउस इफेक्ट में काम करता है और ये अम्लीय वर्षा का एक कारक है।
जिस पानी से कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिजों का उच्चतम स्तर होता है उसे क्या कहते हैं? देखो उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी और मैग्नीशियम भी है, तो वो कैसा जल होगा? कठोर जल होगा। निम्न में कौन सा वातावरणीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा पैदा करता है? तो हमें पता है जीवाश्म ईंधन जलाने से जो हमारी नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है या सल्फेट होता है, उसकी जो निर्मुक्ति होती है, जो प्रदूषण निकलता है, वो हमारे क्या होता है? अम्लीय गैस का कारक होता है। जल रसायन उपचार संयंत्रों में क्लोरामाइन प्रयोग किए जाने का प्रयोजन क्या है? जल के जो रसायन उपचार संयंत्र हैं उनमें क्या होता है? जल को विसंक्रमित करना है, मतलब जल को शुद्ध करना है और रोगाणुओं को नष्ट करना है। तो जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं इनको कीटाणु मुक्त और विसंक्रमित करने के लिए क्लोरामाइन NH2Cl का यूज़ किया जाता है। और कई बार क्लोरीकरण, मतलब जो क्लोरीन होता है वो ऑब्वियसली जल को साफ करता है, लेकिन आपको याद रखना है क्लोरामाइन NH2Cl। जिस अभिक्रिया में जल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाता है, सॉल्ट और वाटर अलग निकालता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? जिस अभिक्रिया में अम्ल एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, जो आपका सॉल्ट बनेगा वो अलग बनेगा और जो पानी बनेगा वो अलग बनेगा, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, निष्प्रभावीकरण। मतलब अम्ल और क्षार आपसी अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें लवण मिलता है, सॉल्ट मिलता है और जल मिलता है। इसी को उदासीनीकरण कहा जाता है। अगर NaOH एक क्षार है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी HCl हाइड्रोक्लोराइड के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और H2O की फॉर्म में हमें क्या मिल जाएगा? जल मिल जाएगा और NaCl हमें लवण मिल जाएगा। एथोनिक एसिड का नाम बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एसिटिक एसिड होता है और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है जी। शुद्ध पानी का pH आपका 7 होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ये एम्फोटेरिक होता है, मतलब 7 होता है, उभयधर्मी होता है। अम्लों का pH मान 7 से जितना कम होगा, जितने जितने कम होते चले जाएंगे उतना ही रिएक्टिव होगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल करते हैं। इनका pH 7 से कम होता है। समुद्र के पानी का जो खारापन है, समुद्र के पानी में साधारण नमक सोडियम क्लोराइड की मात्रा से निश्चित होता है। मतलब 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम जो साधारण नमक है वो सोडियम क्लोराइड की मात्रा से निश्चित होता है। इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है। इसीलिए समुद्र में नहीं डूबते बहुत बार, क्योंकि लवणीय होता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः रूप से वातावरण में क्या उत्सर्जित करती है, ये हम सबको पता है। जो आपकी एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। कौन सा तत्व अम्लों के लिए समान है? हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्ल के साथ समान होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन होता है जो जल में अम्ल के घोले जाने पर अलग हो जाता है। अगर जल में अम्ल डाल दिया, जल में ही डालेंगे एसिड को, एसिड में जल नहीं डालेंगे, ठीक है, तो अलग हो जाता है हाइड्रोजन आयन। नींबू में पाए जाने वाले, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है आपका। नरम पानी से कठिन पानी अलग होता है, क्योंकि जो हमारा जो हमारा नॉर्मल वाटर है उससे हार्ड वाटर अलग होता है, क्योंकि यह मार्जक के साथ धीरे से झाग बनाता है। हार्ड वाटर जो है, जो हमारा डिटर्जेंट या साबुन के साथ झाग बहुत धीरे और बहुत कम बनाता है, तो ये मार्जक के साथ धीरे से झाग बनाता है। कठोर जल धीरे धीरे बनाएगा और जो हमारा सॉफ्ट वाटर होता है या मीठा पानी होता है वो जल्दी बनाएगा। डैश प्रयोग के द्वारा किसी भी रसायन का उपयोग किए बिना पानी पीने के योग्य बनाना है, तो इसके लिए हम अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं उसका यूज़ करेंगे। अल्ट्रावायलेट रेज के यूज़ से जल को पीने योग्य बना सकते हैं। इस विधि से बिना किसी केमिकल के ही क्या होता है, हमारा जल शुद्ध हो जाता है। बॉयलर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी का pH लगभग कितना होता है? बॉयलर में हल्का सा क्षारीय जल उपयोग किया जाता है, तो बॉइलिंग के लिए 10.5, ठीक है, हल्का सा क्षारीय। ठंडे देशों में सर्दियों के दौरान बर्फीली सड़कों पर बर्फ़ पिघलाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। नमक अलग कर देता है इसको, बर्फ़ को, ठीक है, मतलब बर्फ़ के साथ नमक के साथ पिघल जाएगी। नमक का प्रयोग अक्सर ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ पिघलाने में होता है। नमक एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और बर्फ़ को पिघलाने के लिए जल का हिमांक जो बिंदु होता है, जो कूलिंग पॉइंट होता है, उसको घटा देता है, जिससे बर्फ़ जो है वो पिघलती है। हाइड्रोक्लोराइड एसिड बहुत ही रिएक्टिव एसिड है। एसिटिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिटिक जो अम्ल है वो हमारा दुर्बल है, बाकी सारे हमारे बहुत ही रिएक्टिव एसिड हैं। दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COH, फास्फोरिक अम्ल
PO4 और कार्बोनिक अम्ल H2CO3 ये हमारे वीक एसिड होते हैं। विलेन ABCD का मान 3, 4, 6, 8 है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक 3 होगा, क्योंकि सबसे कम जितनी वैल्यू होगी स्केल पर 7 से उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। pH का परास होता है 0 से 14, एसिडिक अम्लीय 7 से कम और क्षारीय 7 से ज़्यादा। एसिडिक शक्ति जितनी अधिक होगी pH उतना ही कम होगा। ये थे आपके एसिड एंड बेस। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा गाइस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस देने के लिए भी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।